ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक रिएक्ट को कवर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट है क्या, और ये इसका यूज हम लोग अपने इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, क्यों इसका हम लोग, क्योंकि यूआई जो डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो तो हम एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से प्रॉपर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। साथ में उस काम को इजी करने के लिए हमने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज करके आप प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। अब किसी तरीके का वेबसाइट हो आप प्रॉपर डिजाइन कर सकते हो। तो हम रिएक्ट क्यों सीखे, ठीक है, हमें रिएक्ट को लर्न करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमारा जो रिएक्ट है ना, इससे इसको सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो है आपको एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, ठीक है। अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, नया नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हमारी हेल्प करता है। साथ में इसमें जो आप यूआरएल पे जाओ, किसी भी पेज पे आप राउंड क्या कहते हैं, यहाँ पे देखोगे आप यूट्यूब पे मैं लेके जाती हूँ, किसी भी पेज पे आप क्या होगे, रेंडर होगे, तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दो, पेज हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा, बस यूआरएल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, इसी को करने के लिए हमने यूज किया है रिएक्ट का। कुछ दिन पहले हमारा जो यूट्यूब है, जिस पेज पे जाओगे उस पेज रिफ्रेश होता था, लेकिन अब कुछ दिन पहले से, आई थिंक 2020 से, आई थिंक 20 या 21 से इसने प्रॉपर रिएक्ट का यूज करके वेबसाइट बनाया है। ये जो आपको पेज दिख रहा है वो बनाया है, जिसके कारण उसका पेज क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, रेंडर नहीं हो रहा है। अब किसी भी पेज पे हम जाते हैं तो आपका पेज रिफ्रेशमेंट नहीं हो रहा है, तो इसने प्रॉपर रिएक्ट का यूज किया है। तो रिएक्ट है क्या, यहाँ पे कोई कोई लोग बोलते हैं क्या कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, नहीं, ये प्रॉपर रॉन्ग है। रिएक्ट जो है एक जावास्क्रिप्ट, क्या है, जावास्क्रिप्ट का ये प्रॉपर लाइब्रेरी है, ठीक है। जिसका यूज क्या क्यों करते हैं, फॉर बिल्डिंग अ डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव विद फ्रंट एंड एप्लीकेशन और यूजर यूजर इंटरफेस। इसका यूज हम डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, और साथ में इंटरेक्टिव फ्रंट एंड क्या कहते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब वही कि आप वेबसाइट बनाने के लिए, साथ में यूजर इंटरफेस को प्रॉपर यूआई डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का यूज कर रहे हैं। और ये क्या, रिएक्ट क्या करता है, वो प्रॉपर स्पा एप्लीकेशन बनाता है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। मतलब क्या कि आप जब इस पेज पे आओगे ना, आप यूट्यूब पे आओगे, और यूट्यूब पे आने के बाद आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे, तो कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद आपको कोड मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत कम कोड दिखेगा आपको, ठीक, बहुत कम आपको यहाँ पे कोड मिलेगा। मैं सर्च करती हूँ कंट्रोल एफ करके, और बॉडी, ठीक है, तो आपको एक ही जगह बॉडी दिखेगा, और बस इतना ही है। देखो यहाँ पे DIR किया है, बस इतना ही आपका बॉडी में है, बहुत कम कोड यहाँ पे आपकी बॉडी में लिखा रहता है। लेकिन आप पेज पे आओगे तो बहुत सारा कोड है। तो ये क्या करता है, एक ही पेज बनाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब क्या कि एक ही पेज पे आपका सारा कोड रहेगा। इसी के कारण क्या होता है कि आपका रिएक्ट के थ्रू जब भी आप कोई वेबसाइट या कोई भी यूआई डिजाइन करते हो, तो वो प्रॉपर रिफ्रेश नहीं होता है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब के साथ साथ एक रिएक्ट का खुद का एक क्या कहते हैं, वेबसाइट है, react.dev, ठीक है। जब इस पेज पे जाओगे तो यहाँ पे रिएक्ट के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप जिस यूआरएल पे जाओगे पेज रिफ्रेश नहीं होगा। बस क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहा है, और साथ में आपका कंटेंट जो है, बस वो पहले वाला हाइड होकर दूसरा शो करवा रहा है, बस इतना ही है। तो वो क्या करता है, एक ही पेज पे सारे कंटेंट को रखता है, बट वहां पे जिस पेज पे आप जिस यूआरएल पे आप क्लिक करोगे, उसी कंपोनेंट को वो प्रॉपर शो करके देता है, ठीक है। इसीलिए आपका पेज जो है रेंडर नहीं होता है। यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं नॉर्मल फ्रंट एंड से, तो हमारा पेज जो है रिफ्रेश होने में बहुत सारा टाइम लगा लेता है। अगर हमारे वेबसाइट में बहुत सारा ज्यादा कंटेंट है, तो वो रिफ्रेशमेंट में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा लेता है, जिसके कारण जो है हमारे वेबसाइट पे क्लाइंट का आना कम हो जाता है। इसीलिए आप उस जगह पे अगर रिएक्ट का यूज करोगे, तो इससे आप बहुत सारे काम को प्रॉपर इजी तरीके से कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में जो लंबा लंबा कोड है उसको नहीं लिखना पड़ेगा, उससे भी शॉर्ट कोड आपको मिलेंगे। साथ में पेज रिफ्रेशमेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इसी चीज को करने के लिए हम लोग रिएक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। यूज समझ में आया, रिएक्ट का यूज क्या है, ठीक है। इसका हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो ये इसको डेवलप किया था फेसबुक ने 2011 में। और क्यों डेवलप किया था, क्योंकि उसको जो चैटिंग का आता है ना, जो मतलब मैसेज आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखता है, ठीक है, तो 1 2 3 करके आपको नोटिफिकेशन दिखेगा कि फेसबुक पर 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आप इसको प्रॉपर व्यू करो, ठीक है।
लेकिन आप क्या करोगे जब उस वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्लिक करने के बाद भी यूजर उस मैसेज को देख लिया, लेकिन वो 3 4 जो मैसेज दिखा रहा था, तो क्या कहते हैं टॉप में जैसे आपको दिखता है ना कि नोटिफिकेशन 3 आ चुका है, देखो यहाँ पे बेल आइकन पे दिख रहा है 9+। ठीक है, तो उसी तरीके से जो नोटिफिकेशन हम देख भी लेंगे फिर भी वो रहता ही था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, पूरा रिएक्ट ही बना दिया। ठीक है, पहले ज्यादा उसमें क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 2011 में उसने यूज किया था अपने फेसबुक के लिए। फिर उसने क्या किया, वही रिएक्ट का यूज करके इंस्टाग्राम बना दिया। ठीक है, प्रॉपर इंस्टाग्राम को वेबसाइट पे, जो आपके क्रोम है सर्च इंजन पे दिखाने के लिए उसने प्रॉपर इंस्टाग्राम का वेबसाइट वेबसाइट बना दिया, किसके थ्रू, रिएक्ट के थ्रू। ठीक है, उसमें भी ज्यादातर अभी ना न्यू वर्जन आया है, पहले उतना और मतलब फंक्शन वगैरह ऐड नहीं था, कम ही फंक्शन में उसने प्रॉपर दिखाया, इसमें एडवांटेज वगैरह बताया। लेकिन जो होता है ना कि जब आप लॉन्च करते हो किसी चीज को, ठीक है, तो वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो उनको ऑडियंस जो थे उनको पसंद नहीं आया, तो उस टाइम पे इसको ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, 2013 में इसको जब डेवलप बताया गया कि हमने ये चीज बनाया है, इसको मार्केट में लाया जाए, तो इसको प्रॉपर मतलब क्या कहते हैं बताया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको मार्केट से निकाल दो चाहे ये भी हो, तो उसको डेवलप ही नहीं होने दिया। लेकिन बाद में एक डेवलपर आए जिन्होंने प्रॉपर इसको देखा कि हाँ इतने जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही पूरा रिएक्ट बना बना दिया है, तो मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होंगे उसके बाद, तो उसमें और सारे फंक्शन को ऐड करके फिर मार्केट में लाया, जिसके कारण क्या हुआ, एंगुलर जेएस जो है, ठीक है, वो एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उसके जगह पे उसके उसका जो व्यूअर है, उसकी जो कंपनी में डिमांड है, उसका कंपनी में डिमांड घट गया, व्यू जेएस का डिमांड घट गया, और साथ में रिएक्ट जेएस का जो डिमांड है वो काफी हायर हो गया, क्योंकि एक एक सॉफ्ट लाइब्रेरी है, क्या है, एक लाइब्रेरी है, लेकिन ये प्रॉपर क्या करता है, एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। ठीक है, मतलब क्या कि इसमें सब कुछ आप प्रॉपर डायनेमिक चीज भी कर सकते हो, डिलीट फंक्शन जो भी आप बैकएंड से करते हो ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आप बैकएंड के आप डायनेमिक चीज आप ऐड कर सकते हो, तो बहुत सारा कंसेप्ट इसमें ऐड होता है, इसीलिए हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री को भी समझ में आया, हिस्ट्री जिसको समझ में आता है वो प्रॉपर मैसेज करो ना, ताकि हमें भी कंफर्म हो जाए कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो, तो फिर हम आगे उसके बारे में बताएंगे। ओके, ठीक है। तो अब देखो जब भी आप रिएक्ट में कुछ बनाते हो, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि सेक्शन में हमें डिवाइड करना पड़ता है। किसमें डिवाइड करना होता है, सेक्शन में। अब जब हम यूआई डिजाइन करते तो वहां पे हम सेक्शन डिव में हम उसको बताते हैं कि हाँ ये हेडर वाला डिव है, ठीक है, ये बैनर का डिव है, फिर हम बताते हैं कि नहीं, उसके बाद एक मतलब आपका कोर्स का डिव है, इस तरीके से हम वहां पे डिफाइन करते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप किसके थ्रू बनाते हो, जब आप रिएक्ट के थ्रू बनाते हो ना, तो वहां पे कंपोनेंट्स में क्या करोगे, कंपोनेंट्स में आप यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स में आप इसको रिएक्ट के ऐप को बनाओगे। जैसे आपने इस पेज को बनाया, ठीक है, रिएक्ट के पेज को बनाया, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हेडर के लिए बनाना पड़ेगा, हेडर का एक अलग कंपोनेंट रहेगा, मतलब एक अलग पेज रहेगा। ठीक है, उस पेज में क्या करोगे, ये हेडर हेडर बना लिया आपने। ठीक है, दूसरा पेज बनाओगे जिसमें साइड बार रहेगा, बस इतना साइड बार ही शो करना है। ठीक है, थर्ड पेज रहेगा जिसमें ये कंटेंट शो करवाना है। ठीक है, और सबको एक आपका ऐप डॉट जेएस रहता है, हम प्रोजेक्ट मतलब जो ऐप फोल्डर के बारे में जब जानेंगे, ठीक है, तो उस टाइम बताऊंगी। तो उसमें क्या रहेगा, जितने भी आप कंपोनेंट्स को अपने पेज पे दिखाना चाहते हो, सारे पेज को आपके जो ऐप डॉट जेएस होंगे उसमें बस लिंक करना होगा। ठीक है, और वो रीयूजेबल है। आप क्या करते हो, यूआई में जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो हेडर को शो करने के लिए हर एक पेज में, एज होम पेज में, अबाउट पेज में, हर एक पेज में आप हेडर का कोड कॉपी पेस्ट करना होता है, फुटर का कोड कोड कॉपी पेस्ट करना होता है, जिस पेज पे जाते हो पेज रिफ्रेशमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिएक्ट में क्या है कि आपके यूआई में जो कॉम्प्लिकेटेड कोड है, मतलब क्या, एक ही कोड को बार बार रिपीट करना पड़ता है, उस रिपीटेशन को ये बंद कर देता है। मतलब क्या, कि आपको बार बार एक कोड को रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा, उसका एक कंपोनेंट बना लो, जब चाहे जिस टाइम पे जिस पेज पे आपको दिखाना है उस पेज पे जाके इस कंपोनेंट को कॉल कर दो। समझ में आया? ठीक है, तो रीयूजेबल यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्ट का यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार एक ही चीज को रिपीट ना करना पड़े। अब देखोगे हर एक पेज में फुटर होता है, ठीक है, हर एक पेज में हमारा क्या होता है, फुटर होता है, हर एक पेज में यहाँ पे हमारा हेडर होता है, तो बार बार हम हेडर फुटर क्यों लिखे? ठीक है, तो उसके लिए एक कंपोनेंट बना लो, और जब जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी उस टाइम को कंपोनेंट को कॉल कर लो, सिंपल। ठीक है, इसीलिए हम लोग रिएक्ट का प्रॉपर यूज करते हैं। ओके,
स्पा भी बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन को ना, स्पा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो कोई अगर बोलेगा कि हम रिएक्ट से स्पा बना सकते हैं, ठीक है, तो इतना लंबा नहीं समझना है, सिंपल समझ लेना कि यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएगा, मतलब एक ही पेज में सारा कोड रहेगा। ठीक है, तो हम हमें रिफ्रेशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्पा भी बोल सकते हो। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो इसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है, हमने हमने बहुत चीज के बारे में जान लिया कि हाँ, इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं कि हमने रिएक्ट के बारे में अभी देखा कि व्हाट इज रिएक्ट। ठीक है, अब देखो हमने, आप जावास्क्रिप्ट जो अभी पढ़ के आए होंगे, फ्रंट एंड जो पढ़ के आए होंगे विदाउट रिएक्ट, ठीक है, तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट में एक आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे डॉम का। किसने किसने डॉम डॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो? और डॉम के कॉन्सेप्ट को कौन कौन जानते हो? जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें प्रॉपर किसी एलिमेंट पे वर्क करना होता है, किसी आईडी को हमें टारगेट करना होता है। ठीक है, ओके आनंद, किसी आईडी पे हमें टारगेट करना होता है, उस टाइम पे हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी के अंदर में आप जब एचटीएमएल पे काम करोगे तो बॉडी के अंदर में जो भी लिखते हो ये व्हाइट बोर्ड में शो होता है। अगर मैं इसको डार्क मोड से व्हाइट मोड कर दूं तो यही व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे आपका वेबसाइट दिखता है, इसी जगह पे उसको शो करता है। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल एचटीएमएल है उसके लिए ये व्हाइट बोर्ड एक बॉडी है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए ये व्हाइट बोर्ड जो है डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है। तो हम जो एलिमेंट पे काम जब करेंगे तो उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू ही आपका जावास्क्रिप्ट काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिएक्ट का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को टारगेट करते हैं तो वहां पे बहुत लंबे लंबे कोड लिखने होते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उस आईडी को सेलेक्ट करो, फिर उस पे काम करो। अगर कोई टैग पे काम करना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, फिर उस क्लास नेम को सेलेक्ट करो, या क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू आप कर सकते हो। तो बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू आप वहां पे कॉन्सेप्ट होता है, इसी को सॉर्ट करने के लिए भी हम रिएक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हम बताएंगे आगे अभी अभी आपको। उसके बाद आपके जीएस के साथ प्रॉब्लम क्या है, साथ में हम रिएक्ट रिएक्ट वर्क कैसे करता है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में डिफरेंसेस क्या है, कंपोनेंट क्या होता है, उसके बाद हमें क्या, अगर रिएक्ट से पहले हमें क्या क्या चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप रिएक्ट को सीख सकते हो। ये हम लोग प्रॉपर अभी देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ रिएक्ट जीएस। तो ये क्या है कि एडवांटेज इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स पे काम करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में काम करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी आप डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट करोगे, वहां पे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट रहेगा। तो एक कंपोनेंट को जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, मतलब क्या, रीयूजेबल रहेगा। ठीक है, जितनी बार उस कंपोनेंट का यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो, इसीलिए यही आपका फर्स्ट एडवांटेज है। उसके बाद ये ओपन सोर्स है, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब चाहो इसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। हम लोग अभी प्रॉपर इसको क्रिएट करके ही बताएंगे आपको आज के सेशन में। उसके बाद इफिशियंट एंड फास्ट होगा। ये जो आपका ओपन होगा ये प्रॉपर ओपन हो जाएगा। और देखो, नॉर्मल जो हमारा पेज होता है, नॉर्मल जो हम एचटीएमएल जेएस और सीएसएस के थ्रू जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हमारे ब्राउजर पे प्रॉपर रन होता है, उसको हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट क्लिक करो रन करो। ठीक है, लेकिन जब आप रिएक्ट पे काम करते हो ना तो इसमें सर्वर स्टार्ट होता है। क्या होता है? सर्वर स्टार्ट होता है। और सर्वर जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी रहता है वो सर्वर स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि डिप्लॉयमेंट सर्वर स्टार्ट होगा, मतलब क्या कि आपका जो गूगल का सर्वर है, गूगल का सर्वर जो होता है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डोमेन परचेज करना होता है ना। तो हमारा जो लोकल सर्वर है, जो आपके पेज आपके लैपटॉप पे ऑलरेडी लोकल सर्वर रहता है, उसी पे आपको क्या होगा, रिएक्ट को प्रॉपर रन करके देगा। तो वहां पे बस कॉल करना होता है, ये कंपलसरी है कि कॉल करने के बाद ही आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे सारा जो पेज का नाम होगा जेएक्स होगा, और जेएक्स पेज को जानते हो हम एचटीएमएल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और एचटीएमएल पेज को रन करोगे तो उसके अंदर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा आपको जब भी आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को हम अभी बताएंगे किस तरीके से रन करेंगे, लेकिन रन जो होगा वो सर्वर पे रन होता है। ओके, इसीलिए उसका उसका जो मतलब इफिशियंट है और साथ में फास्ट भी है। ओके, और ये ब्राउजर पे ही रन होगा, ऐसा है कि ब्राउजर पे ही रन होगा। बट वो है कि पहले हम लोग जैसे HTTP और फिर हम लिखते थे ना कि index.js को ओपन कर दो, लेकिन वहां पे इस तरीके से नहीं है, वहां पे पोर्ट नंबर के थ्रू आपको ओपन करके देगा। मैं बताऊंगी किस तरीके से ओपन करना है। उसके बाद क्या है कि लार्ज कम्युनिटी है इसमें। अब हम जानते हैं कि मतलब जानना चाहते हैं कि डॉम क्या है। ठीक है, तो आप जानते हो कि हम लोग जो एचटीएमएल में जो ब्राउजर पे रन करते हैं ना, वो जो व्हाइट बोर्ड दिखता है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है,
उसको टारगेट करने के लिए हम लोग जीएस में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हेल्प लेते हैं। इसी के हेल्प से जीएस क्या करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा पाता है। मतलब कोई फंक्शन को, जैसे आपको बटन पे क्लिक करने के बाद हमें अलर्ट मैसेज चाहिए, ठीक है, तो बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब क्या कि बटन में कुछ आईडी सेट करना होगा, ठीक है, तभी तो उसको टारगेट कर पाएंगे ना, ठीक है, टारगेट कर पाएंगे। या बटन में क्या करना, बटन को ऑन क्लिक करने पे कोई फंक्शन को कॉल करवाना होगा, मतलब इवेंट का यूज करना होगा, ठीक है, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट में जो भी करना चाहते हो, हर एक चीज में हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ही हेल्प लेना होता है, और तभी आप कुछ यूजर जो है एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का काम होता है। और ये जब भी आप इसका, तो चलो छोटा मोटा काम है, जैसे आप सिंपल वेबसाइट बना रहे हो, स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें थोड़ा मोड़ा आपको मतलब इंटरेक्शन वगैरह दिखाना है, कैरोसेल वगैरह यूज करना है, स्लाइडर वगैरह बनाना है, उस टाइम पे इसको यूज करो, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सोनम, आज फर्स्ट फ्री वर्कशॉप है, ओके, ये 4 दिन का रहेगा, 19 to 22 रहेगा आपका, ओके। तो अब क्या है कि मतलब आपके जो, जब आप बिग प्रोजेक्ट पे काम करोगे, बिग एप्लीकेशन पे काम करोगे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरीके से बड़े बड़े एप्लीकेशन पे जब आप काम करोगे, उस टाइम पे उस टाइम पे आपका क्या होगा कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम करोगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे अगर एक चीज को परफॉर्म करना है, एक एक्शन को परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको पूरा एक लाइन लिखना पड़ता है, ठीक है, लंबा कोड होता है, ठीक है। तो जब बिग एप्लीकेशन पे काम करोगे तो वहां पे बहुत सारी चीज को आपको यूज करना होगा ना, रोहित। रिएक्ट को प्रॉपर कंप्लीट करने में आपको 1 मंथ प्लस लगता है, ठीक है, 1 मंथ प्रॉपर आपको क्लास करने में लगेगा। साथ में आपको इसमें क्या करना होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करने होंगे, साथ में वेबसाइट बनाने होंगे, ठीक है। और बिना विदाउट रिवीजन के आप प्रॉपर इसको रिएक्ट को नहीं सीख सकते, तो रिवीजन भी कंपलसरी है, इसलिए इसमें इसमें कम से कम क्या कहते हैं, 1.5 मंथ आपको लगेंगे, या 2 मंथ भी आप लेके चल सकते हो, अगर ज्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो, डीपली अगर टाइम अच्छे से दे रहे हो, तो आप क्या कहते हैं 1.5 मंथ में सीख सकते हो, नहीं तो 2 मंथ के अंदर में ही आप प्रॉपर कवर कर लोगे, ठीक है। रिएक्ट का सेशन आज से ही स्टार्ट है, समझो तो, ठीक है, क्योंकि फ्री वर्कशॉप है। अगर आप फ्री वर्कशॉप प्रॉपर अटेंड कर लिए, ठीक है, जो जो आप लोग प्रॉपर अगर समझ में आ रहा होगा, तो अगर एडमिशन लोगे तो डायरेक्टली कंटिन्यू रहेगा, आप लोग का न्यू बैच बन जाएगा। और मतलब जो नहीं लेंगे उनके लिए तो फिर 4 डे के बाद ऑफ है, ठीक है। तो अगर समझो कि बिग एप्लीकेशन पे जब काम करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। ओनली जावास्क्रिप्ट पे जब काम करते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे ही हम लोग रिएक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट का यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, साथ में यहाँ पे जब हम इसका यूज करेंगे उस टाइम पे मतलब बहुत चीज जो है सिमिलर रहेंगे, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मेंटेनेंस करने में भी हार्ड टाइम लगते हैं, जिसके कारण हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट को प्रॉपर स्किप करेंगे, ठीक है, और इसके जगह पे हम लोग रिएक्ट का यूज करेंगे। तो ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज नहीं करना है, इसका नीड ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करने की, ठीक है। और साथ में ये क्या करेगा, मतलब वेब क्या कहते हैं, रिएक्ट क्रिएट वेब पेज विथ स्मॉल एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको प्रॉपर रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हो, और प्रॉपर रिएक्ट का रीयूजेबल करके आप प्रॉपर इस कंपोनेंट को आप अपने वेबसाइट में, वेब पेज में जितनी बार चाहो उतनी बार इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। मनीष, आपको जो भी बात पूछने हैं, जैसे मतलब क्या कहते हैं कोर्स से रिलेटेड, साथ में मतलब आपको पैसे से रिलेटेड, आपको जो भी अगर बात पूछने हैं, तो मैं आपका एक नंबर दे देती हूँ, आप इस पे कांटेक्ट करके सारे सारी डिटेल आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं सबको नंबर सेंड कर देती हूँ, अगर किसी को एडमिशन वगैरह चाहिए तो सर से आप प्रॉपर कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाएंगे, इस कंपोनेंट का प्रॉपर
जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप प्रॉपर इसका यूज कर सकते हो, रीयूजेबल होता है। और स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट बनाने हैं, बहुत हार्ड कंपोनेंट नहीं बनाने, मतलब बहुत बड़ा सेक्शन का एक कंपोनेंट नहीं रखना है, उसी उसको भी कितनी बार कितने कंपोनेंट्स में तोड़ देना है। जैसे देखो, अगर इस वेबसाइट को अगर बोल दिया जाए आपको रिएक्ट के थ्रू बनाने के लिए, तो सबसे पहले टॉप हेडर का एक अलग पेज रहेगा, जिसमें आप टॉप हेडर का कॉन्सेप्ट बनाओगे। हेडर का एक अलग पेज रहेगा, हेडर में अगर कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, देखो बैनर सेक्शन का एक अलग कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये जो आपको क्या कहते हैं, ऑसम यहाँ पे ट्रेनर दिख रहा है, इसका भी एक अलग कहते हैं सिंटेक्स रहेंगे, एक अलग कंपोनेंट्स रहेंगे। अबाउट पेज का एक अलग कंपोनेंट्स रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब हर एक चीज का आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट्स बना लेना, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट बनाना, इतना नहीं कि हार्ड बड़ा बड़ा हमने कंपोनेंट बना लिया और फिर बाद में हमें कोड में कंफ्यूजन हो रही है, तो ऐसा नहीं करना है। स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट बनाने हैं और सबको जिस जगह पे यूज करना है उस टाइम पे यूज कर लो। ठीक है। रिएक्ट विल टेक केयर और क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉम एलिमेंट। आप रिएक्ट के थ्रू प्रॉपर क्रिएटिंग एंड अपडेट कर सकते हो डॉम एलिमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डॉम यहाँ पे रिक्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो हमें मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है। और ये क्या करता है, आपके टाइम को बहुत जल्द बहुत सेव करता है। आप वही कोड अगर जेएस में करना चाहोगे तो बहुत लंबे बनेंगे, हम अभी करके दिखाएंगे आपको थोड़ी बहुत। और नेक्स्ट सेशन जब आएंगे उस टॉपिक पर तो हम और डिस्कस करेंगे। तो बहुत ये टाइम को सेव करता है, कोडिंग का स्पीड भी फास्ट कर देता है। और जो भी आप आउटपुट चाहते हो, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, वो कम टाइम में आप प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो रिएक्ट के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल में भी आप लोग देख ही चुके हो कि नॉर्मल अगर वेब डिजाइनिंग से हम लोग बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट से बनाते हैं, तो हमारा पेज बार बार रिफ्रेश होता है। किसी भी लिंक पे हम क्लिक करें, हमारा पेज जो है, पेज रिफ्रेशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर हमें देखो पेज को रिफ्रेश करके देता है। लेकिन यही चीज अगर हम जावास्क्रिप्ट में करें, तो सॉरी रिएक्ट में करें, तो हमें सिंपल बस हमें क्या कहते हैं यहाँ पे रेंडर करने के लिए, और अभी देखो कि पूरा पेज का नाम बताएगा। ठीक है, लेकिन जब आप रिएक्ट के थ्रू बनाओगे ना, इस तरीके से आएगा। देखो, लर्न पेज पे जाओगे तो लर्न लिख दो, ठीक है, जो लिखोगे वही वही यहाँ पे शो करेगा, अब अपने अकॉर्डिंग से। बट अब फ्रंट एंड में क्या है कि जो पेज का नाम रहेगा उसी पेज के नाम से यहाँ पे शो होगा। ठीक है, लेकिन आपका बूटस्ट्रैप क्या कहते हैं, जो आपके ये पेज है ना, उसमें ऐसा नहीं है। जो आपके रिएक्ट है उसमें ऐसा नहीं है, जो नाम दोगे वही नाम आपको यूआरएल पे यूजर को दिखेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे एडवांटेज होते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग से नाम दे सकते हो। उसके बाद जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में डिफरेंसेस क्या है, कि यहाँ पे क्या करना होता है, जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज आप करना चाहो, ठीक है, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको डिफाइन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे रिसेबल स्टेट करना पड़ता है, कि मतलब हर एक चीज को अगर पेज रिफ्रेशमेंट नहीं करना है तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा कि हाँ पे रिफ्रेशमेंट आप ना मत करो। ऑन क्लिक पे करना है तो ऑन क्लिक करो, फंक्शन लिखो, हर एक चीज आपको एक एक करके करना पड़ेगा। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है, रिएक्ट में कुछ चीज ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिक वो काम करेंगे, और साथ में आपको ज्यादातर टारगेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मतलब कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ स्टेट का यूज करके आप स्टेट चेंज करवा सकते हो। उसके बाद अभी अगर देखो कि अगर मतलब आपको दो बटन चाहिए, ठीक है, एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक डिक्रीमेंट हो रहा है। एक एलिमेंट मतलब एक प्रीव का बटन है, एक नेक्स्ट का है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में एक प्लस होगा, प्रीव वाले में एक माइनस होगा। तो वही को अगर आप क्या करना चाहो, जीएस से करना चाहोगे, तो यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट से करना चाहोगे तो पहले तो ऑन क्लिक करना पड़ेगा, प्रीव फंक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपको वहां पे वेरिएबल लेना होगा, वेरिएबल की कुछ वैल्यू डालनी होगी, और आपको ग्लोबल वेरिएबल लेना होगा। और उसमें बताओगे कि हाँ अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो जितना वैल्यू है वो एक माइनस हो जाओ। फिर आप अगर मतलब नेक्स्ट वाले में बताओगे, फिर से फंक्शन बनाओगे, उसमें लिखोगे कि हाँ अगर इस पे कोई कॉल करेगा तो मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है उसमें से -1 हो जाओ। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लिखना होगा। लेकिन वही अगर आप रिएक्ट के थ्रू करोगे तो एक हुक पास करना होगा। हुक का नाम आता है यूज स्टेट, उसके मतलब स्टेट चेंज करने का। ठीक है, वहां पे आप बता दोगे कि हाँ एक वैल्यू असाइन करना है तो 1 वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहेगा। और वहां पे बस फंक्शन पे कॉल करते टाइम लिख दोगे कि वेरिएबल -1 वेरिएबल +1, बस इतना कॉन्सेप्ट लिखा आपने। जैसे ही आप फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो -1 हो जाएगा, सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो +1 हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से आप रिएक्ट में सारा कॉन्सेप्ट कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें एक एक स्टेप को लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट डिफाइन होता है, इसीलिए हम लोग रिएक्ट का जो कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट से ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, डिफरेंसेस समझ में आए दोनों का? और एक चीज और कि जावास्क्रिप्ट के पेज में जब जावास्क्रिप्ट पे जब काम करते हो तो जावास्क्रिप्ट के पेज में आप एचटीएमएल को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा
कि जावास्क्रिप्ट के पेज में हम एचटीएमएल को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर एचटीएमएल के पेज में जावास्क्रिप्ट को लिखना हो तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम लोग लिखते थे। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में अगर आपने रिएक्ट का पेज बनाया है तो रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आप एचटीएमएल दोनों कोड एक साथ लिखोगे, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब बताएंगे किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और अच्छे होते हैं कि दोनों कोड आप एक साथ लिखोगे एक पेज के अंदर, ठीक है। उसका पेज का जो एक्सटेंशन होगा उसको इसके बारे में बताएंगे। और एक कंपोनेंट देखो क्या है, तो कंपोनेंट जो होते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन का, रिएक्ट जो एप्लीकेशन बना होता है वो कंपोनेंट के ट्री से ही बना होता है, मतलब पूरे कंपोनेंट से ही रहता है। और एवरी क्या कहते हैं सेक्शन के लिए आपको हर एक बार कंपोनेंट बनाना होगा और सारे कंपोनेंट को एक मेन पेज आपके app.js होता है उसमें लिंक करना होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी तो बताएंगे अब, ठीक है। तो इंट्रो भी समझ में आया किस तरीके से हम कंपोनेंट का यूज क्या है हमारी रिएक्ट में। अब देखो नॉर्मल अगर किसी वेब डेवलपमेंट में अभी काम करोगे ना, तो देखो अगर प्रभात का सेक्शन बनाना है तो इस तरीके से बनाओगे कि हाँ मतलब एक डिव है उसमें कुछ कोड लिखा है। अगर ज्योति का सेक्शन है तो इस तरीके से बनाओगे, मतलब बार बार आपको सेक्शन सेम सेक्शन है ना, वो एक ही, ये सेम है ये सेम, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है, सेक्शन सेम है। और बार बार क्या करना पड़ता है, हमें एक ही चीज को बार बार रिपीट कर कर, मतलब एक ही कोड को बार बार रिपीट करना पड़ता है और फिर इसमें लिखना होता है। लेकिन यही कोड अगर रिएक्ट के थ्रू करना चाहोगे तो बस क्या करो, एक कंपोनेंट बना लो। कंपोनेंट में होगा क्या, इस मतलब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसका डिजाइनिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कुछ भी पास नहीं होगा। और एक प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें अगर हम कस्टमर प्रभात अगर एंटर करेंगे तो प्रभात वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ज्योति एंटर करेंगे ज्योति वैल्यू जाएगी। और बस एक ही डिजाइनिंग है उसी में हम मल्टीपल वैल्यू डालेंगे, मतलब एक ही कोड में जितने चाहो उतने वैल्यू आप एंटर करवा सकते हो, ठीक है। तो बस एक ही लाइन का कोड, देखो यहाँ पे हमें 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब हर एक में 3 लाइन लिखना पड़ेगा, बट इसमें एक लाइन में आप सारा कोड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी होता है। और हमें रिक्वायरमेंट क्या है जावास्क्रिप्ट मतलब सीखने से पहले, रिएक्ट जेएस सीखने से पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, क्योंकि एचटीएमएल के विदाउट एचटीएमएल आप वहां पर डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एचटीएमएल तो कंपलसरी है। साथ में सीएसएस, क्योंकि डिजाइनिंग भी तो करोगे, ठीक है। साथ में सीएसएस, जावास्क्रिप्ट अगर नहीं नॉलेज है तो फिर इसमें तो सारा कोड जावास्क्रिप्ट पे ही रहेगा, नाम ही है रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी, ठीक है। तो कोड तो समझ में आनी चाहिए, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कैसे, देखो कौन कौन सी चीज आपको रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो पता होना चाहिए। हम मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब होता है ना कि जावास्क्रिप्ट के पेज को जावास्क्रिप्ट के पेज से लिंक करना है तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूल यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो मॉड्यूल कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। साथ में आपको ये भी पढ़ना होगा कि मॉड्यूल पढ़ने के बाद हमें फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सारा चीज आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग कैसे करते करते हैं, अलर्ट कैसे करते हैं, वहां पे मतलब कोई कोई फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट है तो वो सब कीवर्ड आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, टर्निटी ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं, वो सब चीज आप जावास्क्रिप्ट में देख लेना, बस उतना ही, ज्यादा ज्यादा कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है रिएक्ट जेएस में, ठीक है। अब देखो जावास्क्रिप्ट के जो एक्सटेंशन होंगे ना, जो रिएक्ट के पेज का एक्सटेंशन होगा, जावास्क्रिप्ट का पेज का एक्सटेंशन होता है आप लोग को पता है कि जेएस होता है, ठीक है। लेकिन जो रिएक्ट के पेज का एक्सटेंशन होगा वो जेएस एक्स होगा, ठीक है। अब इसके बारे में बताते हैं ये होता क्या है। आपका जो देखो यहाँ पे जीएस एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा पेज है, ठीक है, उस पेज में जावास्क्रिप्ट के साथ साथ हमको कौन सा कोड लिखते हैं, एचटीएमएल का भी कोड लिखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक्स एक्स है, एक्स मतलब क्या कि एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल उसको बोलते हैं जिसमें हम एचटीएमएल जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सएमएल भी मार्कअप लैंग्वेज ही होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे एचटीएमएल में बाय डिफॉल्ट डिफाइन सब टैग है, हम लोग जो भी डिफाइन टैग है उसी का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो एक्सएमएल है ना उसमें डिफाइन नहीं है, आप यूजर डिफाइन टैग वहां पे यूज होता है। हम जो एचटीएमएल यूज करते हैं उसमें प्री डिफाइन है, मतलब जैसे बॉडी टैग है तो बॉडी का ही यूज करोगे, बॉडी वन नहीं लिख दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सएमएल का यूज करोगे तो वहां पे क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग से स्टूडेंट नाम का टैग बना सकते हो, टीचर नाम का टैग बना सकते हो, ठीक है। तो वहां पे अपने अकॉर्डिंग से टैग बनाया जाता है। तो मतलब दोनों मार्कअप लैंग्वेज ही है, इसीलिए इसने क्या किया, इसका एक्सटेंशन जो है जेएस एक्स रखा है, ठीक है, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज ही है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में दोनों का जो मिक्सअप है वो हम लोग प्रॉपर रिएक्ट में यूज करते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे कि आप यहाँ पे रिएक्ट के पेज में एचटीएमएल के साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट दोनों का कोड एक साथ करोगे, इसी एक्स जेएस एक्स के कारण, क्योंकि इसका एक्सटेंशन
JS X होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आप XML भी लिख सकते हो, मतलब मार्कअप लैंग्वेज भी लिख सकते हो। NPM नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम इसी के हेल्प से भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। और साथ में बूटस्ट्रैप का होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू ऑप्शनल रहेगा, लेकिन कोडिंग जो है फास्ट करके देगा। हम डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो होगा वो जल्दी जल्दी करके देगा, इसलिए हम लोग बूटस्ट्रैप का भी यूज करेंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग तो इतना नॉलेज वगैरह जान चुके हैं, थ्योरी का नॉलेज जान चुके हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। लेकिन हम प्रॉपर इस पे काम कैसे करें, लाइव काम कैसे करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होगा, तो किस तरीके से हम इसको कोड कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हमें एक रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना होगा। उससे भी पहले हमारे सिस्टम में अभी क्या होना चाहिए, एक नोड मॉड्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोड जेएस होना चाहिए। देखो नोड जेएस क्या है कि आपके जैसे पहले जावास्क्रिप्ट था तो उसको ब्राउजर पे ही रन कर सकते थे, ब्राउजर के लिए अवेलेबल था। लेकिन अब क्या है, अब उसको प्रॉपर जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट को लेकर उसको एक बैकएंड का लैंग्वेज बना दिया गया, जिसको मर्न स्टैक बोलते हैं, ठीक है, मर्न स्टैक बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का ही सारा बैकएंड है उसमें, ठीक है। तो नोड जेएस के अंदर में ही हमें जावास्क्रिप्ट भी आता है और रिएक्ट जेएस भी आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मेन को ही डाउनलोड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं नोड जेएस। नोड जेएस के हेल्प से ही आप सब कुछ को सबको प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड वाले पे आना, और डाउनलोड वाले पे आने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। लेटेस्ट करेंट ये वैल्यू है क्या, तो ये लेटेस्ट है तो हम लेटेस्ट को यूज करते हैं। और डायरेक्टली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। एक मिनट, हम लोग आई थिंक बस सर्च करो नोड जेएस डाउनलोड। ओके, डाउनलोड वाले पेज पे आ जाना, इंस्टॉल, ठीक है। अब नोड जेएस वाले पेज पे आ जाना, यही पेज पे तो आ रहा है। हमारे लेटेस्ट वर्जन है, हमें विंडो के लिए यूज करना है, और यहाँ पे एनपीएम भी यूज करना है। चलो ठीक है, ऐसे ही बता रहा है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन विंडो इंस्टॉलर दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में क्या होगा कि नोड जेएस जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नोड जेएस इंस्टॉल होना स्टार्ट हुआ, आप अपने पेज पे आ जाओ। पेज पे आने के बाद आप डाउनलोड वाले सेक्शन में आना, तो आपका जो डाउनलोड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इस पे जब डबल क्लिक करना है, ठीक है, जो भी नोड जेएस आपने डाउनलोड किया है इस पे आप डबल क्लिक करके इसको आपको डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आपको बताएगा वहां पे नेक्स्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे और बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे फिनिश हो गया, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी था, ठीक है। बट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कोई भी मतलब मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। चेक बोलेगा तो चेक कर देना, और डायरेक्टली आप क्या कहते हैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। कर लोगे सब लोग नोड जेएस, ठीक है। अब चेकआउट कैसे करेंगे कि हमारे सिस्टम में नोड जेएस है कि नहीं, तो डायरेक्टली आप सीएमडी ओपन करोगे, ब्लैक जो स्क्रीन है आपका वो उसको ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं। इस पे आओगे, इस पे आने के बाद आपको सर्च लिखना है नोड, एंटर करोगे तो आपको मतलब नोड नोड के अंदर में जो भी कॉन्सेप्ट है अनकोटेड, आपको नॉट डिफाइन इस तरीके से मैसेज देगा। मैं कंट्रोल सी कर इसको एग्जिट करना है, तो आपको लिखना होगा कंट्रोल डी करोगे तो एग्जिट हो सकते हो, यहाँ बताएगा आपको मैसेज, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर नॉट डिफाइन बताएगा ना नोड जेएस नॉट डिफाइन, तो समझ जाना कि हमारे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप चेकआउट करना चाहते हो नोड जेएस इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो आपको डायरेक्टली लिखना है नोड हाइफन 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 वर्जन। जैसे आप लिखोगे तो आपको वर्जन बता देगा कौन सा वर्जन है। सेकेंड आपको चेक करना है कि एनपीएम हाइफन वर्जन, ठीक है। मतलब क्या कि एनपीएम भी इंस्टॉल हुआ कि नहीं, नोट नोट पैकेज मैनेजर, ये भी देखोगे 11.0 आ रहा है। एक होता है एनपीएक्स, ठीक है, नोड पैकेज, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये भी हमारे सिस्टम में हो चुका है। मतलब यही तीन का हमें विशेष काम है जो हम प्रॉपर इसको यूज करेंगे, ओके। अब इसको हम करते हैं प्रॉपर क्लोज। क्लोज करने के बाद अपने पेज पे आ जाओ। अब हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, कौन से लोकेशन में प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। देखो जब हम दो तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, अभी मैं बताऊंगी आप लोग को सीआरए के थ्रू। किसके थ्रू बताऊंगी प्रोजेक्ट क्रिएट करना, सीआरए के थ्रू बताएंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। हमें सबसे पहले वीएस कोड सबके सबके सिस्टम में है, वीएस कोड है ना सबके सिस्टम में, क्योंकि हम वीएस कोड पे ही काम करने वाले हैं। सब लोग प्रॉपर कंफर्म करो, दो तीन लोग भी मैसेज करते हो नो मैम, मतलब बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्या करो, अब अपने ब्राउजर पे आ जाना, और नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च करना है। यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली सर्च करोगे वीएस कोड डाउनलोड। क्या सर्च करोगे, वीएस कोड डाउनलोड। आप यहाँ पे नहीं, बस यहाँ पे करना था वीएस कोड डाउनलोड। अब जैसे आपने सर्च किया तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इसका जो क्या कहते हैं
इसका ऑफिशियल वेबसाइट है code.visualstudio.com, इस पे आ जाना, डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस पे क्लिक करो, चलो हमारे सिस्टम में डाउनलोड है, बट मैं फिर भी क्लिक करती हूँ, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कम से कम आपको दिखेगा कि 101 MB का है, तो आपके 2 मिनट लगेंगे इसको डाउनलोड होने में, डाउनलोड हो जाएगा। और आपके यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो अनकन्फर्म करके मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आपको VS कोड का आइकन दिखेगा। थोड़ी देर इसको टाइम देते हैं, तब तक हम लोग कुछ और जान लेते हैं। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद हमने नोट भी इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको जब प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करना होगा, तो देखो आपके VS कोड में क्या क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं VS कोड के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, जिसको नहीं पता है उनके लिए, तभी हम आगे बात कर सकते हैं। नहीं तो अगर VS कोड समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। ऐसे तो सब लोग में है, एक आनंद ही बताया है जिनमें VS कोड इंस्टॉल नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो, जो आप क्या करना चाहते हो, VS कोड के अंदर में एक लाइव सर्वर करके एक आपको एक्सटेंशन आता है, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आपके फोन में लाइव क्या कहते हैं प्ले स्टोर होता है ना, उसी तरीके से VS कोड में भी एक प्ले स्टोर की तरह ही होता है, जहाँ पे आपको सारे एक्सटेंशन मिलते हैं, बस वहां पे डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। सेव जो है डिफॉल्ट सेव हो जाना चाहिए, उसके लिए भी हम सेटिंग करवा देंगे कि डिफॉल्ट सेव हो जाए। जूम इन जूम आउट करने के लिए भी सेटिंग करवा देंगे, जिससे आपका जूम इन जूम आउट हो जाए, ठीक है। और साथ में आपका जो मतलब यहाँ पे हमें और चीजें देखना है कि हम ऐप कैसे क्रिएट करेंगे। देखो, आपका रिएक्ट का ऐप दो तरीके से क्रिएट होता है। जैसे आप पहले क्या करते थे, आप जैसे फ्रंट एंड पे काम करते थे, तो हम लोग राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करते थे, और बस फोल्डर में असिस्ट नाम का फोल्डर बनाया, एक में सीएसएस का सारे फाइल रख दिए, एक में एक फोल्डर में इमेज रख दिया, और हम प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है, रिएक्ट में हमें कुछ चीज इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। उसमें बाय डिफॉल्ट सब कुछ इंस्टॉल करके देगा, बट उसमें हमें जो भी चेंजिंग करना होगा वो हम कोड करेंगे। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, बाहरी काम जितना भी होगा वो खुद इंस्टॉल करके करके देगा, तो हमें उसको प्रॉपर क्रिएट करना होता है, ठीक। टर्मिनल के थ्रू या CMD के थ्रू उसको क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट करने के लिए CRA बहुत अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो वहां पे लिखना होता है NPM क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम, ठीक है। अगर गूगल पे सर्च करो तो वो भी बताएगा। लेकिन मॉडर्न में अभी क्या किया है, बाइट के थ्रू भी आप क्या कहते हैं रिएक्ट के ऐप को क्रिएट कर सकते हो। तो बाइट के थ्रू जब रिएक्ट को क्रिएट करोगे, तो इसके प्रोडक्शन में और मतलब बंडल साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मतलब साइज छोटा होगा, और ये क्विकली काम करता है बाइट, ठीक है। लेकिन बाइट का फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए मैं CRA का पहले बता देती हूँ। CRA का बता देंगे तो उसको आप फोल्डर स्ट्रक्चर जब समझ जाओगे, अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉम्प्लेक्स समझ लिया है, तो अगर उसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करके समझाएंगे आगे जाके तो और इजी होगा ना। इसलिए पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ। VS कोड पे डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा, कुछ परमिशंस मांगेंगे, आई एक्सेप्ट करना, एग्रीमेंट नेक्स्ट करना है, क्रिएट, अगर डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर दोगे, और ये सारे चेकबॉक्स सिलेक्ट करने, तभी आपको राइट क्लिक करने पे, कहीं पे राइट क्लिक करोगे, देखो, तो आपको जैसे फोल्डर वगैरह में आ जाओ और राइट क्लिक करोगे तो VS कोड का ऑप्शन देगा। एक मिनट, देखो, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड, ओपन विथ कोड, VS कोड का ऑप्शन चाहिए। इसीलिए क्या करना, आपको यहाँ पे डायरेक्टली डाल देना है, क्या डालोगे, ये सारे ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। अगर डेस्कटॉप पे ये शॉर्टकट आइकन नहीं चाहिए तो इसको हटा भी सकते हो। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने के बाद भी एक इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी रहेगा तो आपसे मतलब यहाँ पे पूछेगा, अगर नहीं है आपके सिस्टम में तो आपको पूछेगा कि कौन से ड्राइव में, मतलब कौन से लोकेशन पे इसको सेव करना है, वो पूछेगा। हमारे में है इसलिए इसने नहीं पूछा, डायरेक्टली इंस्टॉल करने की बात आई है। तो जो अभी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर टाइम लगेंगे इसको प्रॉपर इंस्टॉल होने में, और ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें कुछ सेटिंग वगैरह करना है, वो करके फिर हम लोग ऐप पे चलते हैं। आज का टारगेट है कि थोड़ा सा हम ऐप क्रिएट करके आपको ऐप में क्या चेंजिंग कर सकते हो खुद से, वो हम करना बता दें, तो और इजी रहेगा, आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे सिस्टम में देखो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद आप कैसे इसको ये बाय डिफॉल्ट ओपन करके देगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम किया है ना। इसको मैं कट करती हूँ। अब हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हमने सब कुछ तो देख लिया है, सेटिंग कर ली है, VS कोड भी इंस्टॉल कर लिया है, नोड जेएस भी इंस्टॉल कर लिया है,
नोड जेएस इंस्टॉल किए थे तो बाय डिफॉल्ट हमारा एनपीएम एनपीएक्स भी इंस्टॉल हो जाता है। एनपीएम जिसको बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें प्रोजेक्ट को प्रॉपर रन करना होता है, या हमें जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कुछ भी इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, तब हम एनपीएम का यूज करते हैं। और एनपीएक्स का यूज कब करेंगे? जब हमें रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना होगा। तो कैसे यूज करेंगे? कौन से जगह पे आपको रिएक्ट का ऐप चाहिए? तो हमें चाहिए क्या, ई ड्राइव में चाहिए एक, हम रिएक्ट नाम से फोल्डर बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे तो एक फोल्डर आपका जनरेट हो जाएगा। हम रिएक्ट नाम का फोल्डर बनाते हैं। आज हमारा सेशन फर्स्ट है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ क्लिक कर सकते हो या टर्मिनल ओपन टर्मिनल कर सकते हो। अगर आपके पास विंडो 11 है तो ओपन टर्मिनल का आएगा, अगर विंडो 10 है, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना, तो यहाँ पे ओपन पावर सेल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पावर सेल या ओपन टर्मिनल अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो पावर सेल पे भी सेम काम होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल टर्मिनल ओपन करती हूँ यहीं से, और इसी जगह पे हमें रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे आके इसलिए राइट क्लिक किया है ताकि सेम लोकेशन पे ओपन हो, ठीक है। अगर सीएमडी के थ्रू भी करना चाहो तो कर सकते हो। क्या करोगे, सीएमडी को ओपन करोगे, हमारा फोल्डर किस लोकेशन पे है, ई ड्राइव में है, तो ई कोलन करना पड़ेगा। ई कोलन के साथ साथ हमें कौन से फोल्डर में है, तो रिएक्ट फोल्डर में है, तो सीडी, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, किसमें आना है, रिएक्ट में आना, तो रिएक्ट में आ जाओगे। अगर इतना लंबा नहीं जाना है तो डायरेक्टली उस फोल्डर में आके राइट क्लिक कर सकते हो और टर्मिनल ओपन कर सकते हो। नहीं तो अगर टर्मिनल पे नहीं करना है भी, सीएमडी ही पे करना है, आपको नहीं लगता है कि हम ना, नहीं हमें सीएमडी में ही करना है, तो क्या करना, इस लोकेशन पे आ जाना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सीएमडी टाइप करना, सेम लोकेशन पे सीएमडी ओपन करके देगा। समझ में आया? ठीक है। अब क्रिएट कैसे करोगे, तो आपको लिखना है एनपीएम क्रिएट रिएक्ट ऐप, एनपीएक्स सॉरी, क्योंकि आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको सिंपल मतलब बताए थे अभी कि मतलब कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना होगा तब आप एनपीएम यूज करोगे, लेकिन आप रिएक्ट के ऐप को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, क्रिएट करना है, उस टाइम पे एनपीएक्स ही यूज करना है, कंपलसरी है। ओके। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट सेशन है, ठीक है, तो मैं रख दी हूँ फर्स्ट सेशन फर्स्ट, ठीक है, सेशन फर्स्ट, इस तरीके से मैंने नाम लिया है। एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करोगे तो 2-3 मिनट का ये टाइम लेगा, क्योंकि इसके अंदर में मैं बताई थी कि जब आप एनपीएक्स के थ्रू करते हो तो यहाँ पे सीआरए के थ्रू जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो थोड़ा सा टाइम लेता है। ये क्यों लेता है? क्योंकि इसमें क्या है कि जब आप क्रिएट करते हो तो बहुत चीज एक्स्ट्रा भी इसने ये प्रॉपर इंस्टॉल करके आपके सिस्टम में दे देता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर बाइट के थ्रू आगे जाके बताएंगे तो वो इजी रहता है, लेकिन उसका फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम लोग सीआरए के थ्रू बता रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि आप जल्दी से समझ पाओ। अब देखो यहाँ पे सेशन का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर में जाओगे तो आपको एक अभी फाइल दिखेगा, यहाँ मल्टीपल फाइल दिखेगा, इसी फाइल को हमें समझना है, इसी को बोलते हैं रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। अगर समझ लिए तो बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर इसका यूज कर पाओगे आगे जाके, और ध्यान से समझना भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, जब तक इसमें हैप्पी हैप्पी हैकिंग करके मैसेज नहीं आएगा तब तक आपको फोल्डर पे काम नहीं करना है, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ये बार बार जब भी आप फोल्डर पे काम करोगे, जब भी फोल्डर क्रिएट करोगे, तब आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो समझ में आएगा किस तरीके से हम रिएक्ट का ऐप क्रिएट करते हैं। ओके। अगर यही बाइट के थ्रू करना होता तो क्या करते हैं, ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, लेकिन ऐसे अगर एनपीएम लिखोगे, एनपीएम क्रिएट वाइट एट दी लेटेस्ट और फोल्डर का नाम, ठीक है। आनंद, अभी हम जावा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जावा के प्रोग्राम को भी रन करने के लिए वहां पे कंपाइलेशन करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, और रिएक्ट में सिंपल रन करना पड़ेगा आपको, कंपाइलेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्या प्रॉब्लम नहीं करेगा? कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, रिएक्ट अपनी जगह पे है, जावा अपनी जगह पे है। ओके। अब देखो सीआरए के थ्रू जो प्रोजेक्ट बनाया उसको रन करने के लिए आपको लिखना होगा एनपीएम स्टार्ट। क्या लिखना होगा? एनपीएम स्टार्ट। लेकिन बाइट के थ्रू जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसको रन करने के लिए आपको लिखना होगा एनपीएम रन डेव, ठीक है। तो अभी तो हमने एक ही लिया है तो बस एक ही पे काम करेंगे। अगर हम मतलब सीआरए के थ्रू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है।
अभी हम सिंपल CRA बनाए, अभी चेक करते हैं कि हैप्पी हैकिंग हो गया क्या। अब बस थोड़ा टाइम लिया है, बस हो जाएगा अभी तुरंत, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं कि हम, चलो हमने प्रॉपर क्रिएट कर लिया है, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप देखोगे कि आप जब फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाओगे, सबसे पहले आपको एक फोल्डर मिलेगा मिलेगा नोड मॉड्यूल का। किसका? नोड मॉड्यूल का। ये इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके मतलब जितने भी आपके रिएक्ट में काम करने वाले, जैसे रिएक्ट ऐप हो गया, रिएक्ट का एक फोल्डर हो जाएगा, उसमें बूटस्ट्रैप अगर इंस्टॉल करोगे तो जितने भी पैकेज है ना वो सारे इसी फोल्डर में आके इंस्टॉल रहेंगे, ठीक है। तो आपको नोड नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर में नहीं जाना है, कोई भी चेंजिंग आपको नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर में नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पब्लिक पब्लिक डायरेक्टरी, मतलब पब्लिक फोल्डर आएगा, जिसमें कुछ स्टैटिक फाइल होंगे, इसमें भी चेंजिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। हमें जो भी चेंजिंग करना है वो SRC डायरेक्टरी के अंदर में करना है, जिसमें आप बहुत सारा फोल्डर बना सकते हो। कंपोनेंट्स के लिए कंपोनेंट फोल्डर बना सकते हो। असिस्ट फाइल, मतलब अगर कुछ इमेज वगैरह रखना है उसके लिए असिस्ट फोल्डर बना सकते हो इसके अंदर में। स्टाइल, अगर आप फोल्डर स्टाइलिंग कॉन्सेप्ट रखना है, CSS का फाइल रखना है, तो उसके लिए स्टाइल फोल्डर बना सकते हो, स्टाइल नाम के फोल्डर। उसके बाद आता है एक, इसमें एक और होगा फुल पेज, जिसका नाम है पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पे जितने भी डिपेंडेंसीज, मतलब क्या है, जितने भी आप इंस्टॉल करोगे, बूटस्ट्रैप आपने इंस्टॉल किया, मतलब कुछ कुछ इंस्टॉल करोगे, वो सारा चीज यहाँ पे रहेगा। अब देखो, आपको बताएगा कि अपडेट अगर करना है ना, ठीक है, अब नोड पैकेज मैनेजर को, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लिखना होगा, जिसको बोलते हैं npm इंस्टॉल और -g करके, मतलब ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। और ये एंटर कर देंगे तो जो हमारा npm है ना, वो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। हमारा 11.00 है, ठीक है। अभी 11.1 आ गया है, तो इसको बोल रहा है अपडेट करने के लिए, ठीक है। आपके सिस्टम में भी अपडेट ऑपरेशन का आ सकता है, तो इस तरीके से कोड कॉपी करके डाल सकते हो। अब हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। अब देखो, इसमें आओगे दिखेगा, अब सब फोल्डर दिख रहा है गिथब का। इसमें ऑलरेडी, मतलब गिथब का दिया रहता है, इसमें आप चेकआउट मत करना, कुछ भी मत करना है। ये ऑलरेडी हाइड रहता है, देखो ये थोड़ा सा देखोगे कलर ब्लर है, मतलब ऑलरेडी हाइड रहेगा। हमने इसको शो करवा के रखा है, व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने शो करवाया है हिडन फाइल को, इसीलिए शो है। अगर हिडन फाइल को हाइड कर दिया तो वो हाइड रहेगा। पब्लिक फोल्डर है, बताए थे अभी जस्ट, पब्लिक फोल्डर के अंदर में नहीं जाना है आपको, इसके बारे में बताएंगे इसमें रहता क्या है। SRC फोल्डर के अंदर में हमें काम करना है, ठीक है। और आपको दिखेगा गिट गिट इग्नोर, तो इसका मतलब क्या होता है, पैकेज जेसन है, ये सारे फोल्डर पे हमें काम करना था। राइट क्लिक करना और यहाँ से VS कोड ओपन करना सेम लोकेशन पे, ठीक है। अब इसी में आते हैं, हमने इस टर्मिनल पे काम करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी जो आपके टर्मिनल है इस पे काम कर सकते हो। तो क्या करोगे, टर्मिनल ओपन है तो सबसे पहले आप इस पे जाना, एक्सटेंशन पे जाना। एक्सटेंशन पे आने के बाद यहाँ पे ES7, क्या क्या सर्च करोगे, ES7 जो हमारे बूटस्ट्रैप के लिए रिक्वायर्ड है। ES7 और रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट करके एक आता है, इसको आपको इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसका यूज क्यों करेंगे ये हम आगे जाके बताएंगे आपको, बट इसका इंस्टॉलेशन काफी अच्छा है। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपके पास मतलब आएंगे, ठीक है, तो उसका ES7 रिएक्ट रिडक्स स्टाइल कंपोनेंट्स यहाँ पे स्निपेट करके आएगा, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। दोनों का फायदा ही बताएंगे, ये रिएक्ट के लिए है, ठीक है। अब जो हम फाइल प्रॉपर यूज करते हैं, उस फाइल को रन करने के लिए यहाँ पे आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। आप ये कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि लेकिन फ्रंट एंड पे जब काम कर रहे हो तो लाइव सर्वर आपके सिस्टम में होना ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिखेगा। क्या सर्च करोगे, लाइव सर्वर, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन आता है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इससे होगा होगा क्या कि अगर आप सिंपल फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी कोड आप चेंज करोगे ऑटोमेटिक कोड होगा, चेंज होगा, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बाय डिफॉल्ट लाइव रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में। अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझो क्या होता है। यहाँ पे जब नोड मॉड्यूल में आओगे ना, तो नोड मॉड्यूल में जितने भी पैकेज है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये बिन फोल्डर दिखेगा, यहाँ पे आपको रिएक्ट नाम के फोल्डर दिखेंगे। देखो यहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। एरे के बारे में, एरे के प्रोटोटाइप्स के बारे में, फ्लोट के बारे में बहुत सारा चीज रहेगा, इसके बारे में जानते भी नहीं रहोगे, वो भी सारा सारा मॉड्यूल यहाँ पे रहता है। तो उसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करना है, उसके बारे बारे में जानना ही नहीं, ठीक है। अब आप आ जाओ पब्लिक फोल्डर में, ठीक है। पब्लिक फोल्डर में आप देखोगे कि इंडेक्स डॉट जीएस HTML है, तो क्या हम इसको रन कर सकते हैं, राइट क्लिक करो और ओपन विथ लाइव सर्वर करो, ठीक है। आप देखोगे आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। बस यहाँ पे एक टाइटल दिख रहा है और एक वहां पे वर्ल्ड का सिंबल दिख रहा है, मतलब आपने रन तो किया बट कुछ भी यहाँ पे नहीं आया है। कंट्रोल U प्रेस करोगे
तो आपको दिखेगा कि जो भी आपने पेज में लिखा है ना, वही पेज यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कुछ आईडी है, और एक हमें नो स्क्रिप्ट लिखा है। नो स्क्रिप्ट मतलब क्या, देखो सबसे पहले तो हमें HTML में जो लिखते हैं कोड वो है, साथ में आपका आइकन है यहाँ पे जो शो होना चाहिए था, जो अभी शो नहीं हुआ है कुछ कारण की वजह से। और साथ में आप देखोगे कि टाइटल है जिसमें रिएक्ट ऐप लिखा है, तो वही टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। हेड कंप्लीट हो गया। बॉडी के अंदर में आओगे तो एक नो स्क्रिप्ट है कि जब जावास्क्रिप्ट काम ना करे तो यूजर को ये मैसेज आना चाहिए, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। ठीक है, तो ये मैसेज आपको आना चाहिए, ये नो स्क्रिप्ट में लिखा है। साथ में एक आईडी, बस एक डिव दिया है। ठीक है, उस वो डिव के अंदर में भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैंक मैसेज आया है। ठीक है, तो आप कैसे रन करोगे, तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि पब्लिक फोल्डर में भी कुछ ज्यादा समझना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं समझना है, तो क्योंकि आपका जो फोल्डर है वो ये नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो npm, क्या लिखोगे, npm, और आपको लिखना है npm स्टार्ट। क्या लिखोगे, npm स्टार्ट। क्यों, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो किसके थ्रू है, सीआरए के थ्रू है। तो सीआरए के थ्रू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बस क्या कहते हैं, आपके आउटपुट लाने के लिए हम लोग लिखते हैं npm स्टार्ट। जैसे आपने ये करके आपने एंटर किया, आपका लोकल सर्वर जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे, एक मिनट, कैन फाइंड, मुझे एक मैसेज मिल रहा है जिसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट आप लोग वेट करो। ठीक है, npm इंस्टॉल AJV, ओके, एट दी लेटेस्ट। आप लोग में ऐसा है ना, नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, आपको सिंपल बस वो क्रिएट करना है। और बस आपको यहाँ पे, हमने बहुत दिन से सीआरई यूज नहीं किया है, इसके लिए हो सकता है कि एरर मिल रहा होगा। npm स्टार्ट, बस आप npm स्टार्ट लिखना। ठीक है, तो आपका एक लोकल सर्वर जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और बस उसको आपको रन करना होगा। तो देखो थोड़ा थोड़ी देर में लोकल सर्वर स्टार्ट होगा। देखो स्टार्टिंग और डेवलपमेंट सर्वर बता रहा है, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हुआ। और देखो क्या बता रहा है, लोकल सर्वर, मैं बताई थी ना कि हमारा यहाँ पे फाइल का नेम नहीं आता है। जब भी आप रिएक्ट के फाइल को रन करते हो, फाइल का नेम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर दिए रहेंगे। ठीक है, 3000 पोर्ट नंबर इसका बाय डिफॉल्ट है रिएक्ट का, और लिखा रहेगा लोकल होस्ट। ठीक है, और देखो कंटेंट भी शो हो रहा है, लेकिन हमने जो index.html को जो रन किया था उसमें उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं थे। ठीक है, लेकिन यही आपका एक दिखा था वहां पे, इस नाम का क्या था, टाइटल था, वो टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी बात जो कंटेंट है कहाँ से आया, समझ में आ रहा है कंटेंट आया कहाँ से। ठीक है, तो आप ध्यान देना, हमारा सर्वर स्टार्ट, इस सर्वर को क्लोज मत करना। ठीक है, और एक एक चीज और यहाँ पे दिया रहता है, ऑन योर नेटवर्क। ऑन योर नेटवर्क मतलब क्या है, इस पे भी क्लिक करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ओपन, तो ये क्या करेगा, आपको प्रॉपर मतलब ओपन करके देगा, नॉट सिक्योर करके बता रहा है। अगर आप एक वाईफाई से कनेक्ट हो ना, क्या हो, एक वाईफाई से कनेक्ट हो, तो इसके इस यही पोर्ट नंबर से आप क्या कर सकते हो, दूसरे पेज में भी, मतलब अपने फोन में भी इसको ओपन कर सकते हो, या कोई और मतलब कोई और लैपटॉप है, ठीक है, उसमें भी अगर आप चेक करना चाहते हो, जब वेबसाइट पे काम करो तो रिस्पॉन्सिव भी चेक करोगे ना। आपका आपके फोन मतलब जब घर में टैबलेट होगा, फोन होगा, तो आप चाहते हो क्या मेरा पेज जो है उसमें भी ओपन हो जाए, लैपटॉप पे भी, ताकि मैं रिस्पॉन्सिव चेक कर पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, यही पोर्ट नंबर आपको क्या करना है, सेंड करना है, लेकिन वाईफाई सेम होना चाहिए। ठीक है, जब सेम नेटवर्क से कनेक्ट हो, ये आप क्या करोगे, जिस फोन में आपको ओपन करवाना है उस फोन में आप सेंड कर दोगे, तो आपको फोन में भी ओपन करके दिखेगा। ठीक है, अगर मतलब कोई अथी रहता तो मैं दिखा देती, लेकिन आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके दिखना है। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर से आप फोन में भी ओपन कर सकते हो, लेकिन वाईफाई सेम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, एक रिएक्ट का जो ऐप है वो प्रॉपर क्रिएट किया, उसको प्रॉपर रन किया। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, सीआरए के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, सीआरए के थ्रू प्रोजेक्ट बनाना है और प्रॉपर इसी तरीके से रन करना है। आज हम लोगों ने जो छोटा मोटा मतलब जो काम था वो हम लोग प्रॉपर क्लियर किए हैं, जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह था वो हम लोग प्रॉपर क्लियर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसमें प्रॉपर हम लोग कुछ क्या कहते चेंजिंग वगैरह करके देखेंगे, इसमें कुछ क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या प्रॉपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में देखेंगे। और हम लोग रिएक्ट जो सीखेंगे ना उसमें टॉपिक बाय टॉपिक सीखेंगे, हुक वगैरह बहुत सारे आएंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे, मैप मेथड आएगा, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज आएंगे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसके साथ छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे। ठीक है,
और लास्ट में मतलब एक डिजाइनिंग पे बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा आपका, और साथ में एक ई कॉमर्स के हेल्प मतलब ई कॉमर्स के से बड़ा एक प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे।